हेलो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी थंबनेल देख ही लिए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य, यानी कि इसे इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। इसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किया था। आज हम लोग इसका सेकेंड लेक्चर होने वाला है। अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने इस चैप्टर में जनसंख्या, स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियों के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ने हो जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। इसके बारे में आज हम लोग बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी को, मैं आप सभी को गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप सभी हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते हैं तो मैं आप सभी को गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। जनसंख्या विस्फोट एवं जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है? एनसीईआरटी बोलता है कि पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास से लोगों के जीवन के स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालता है। यानी पिछले शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालता है। सन 1900 ईस्वी में यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है। ये डाटा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डाटा से ही लगभग नीट एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा यहीं से पूछा जाता है। ये 3-4 डाटा है, हम आपको यहाँ से बता सकते हैं। सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व का जनसंख्या लगभग कितना था? 2 अरब, यानी कि जिसे हम लोग 200 मिलियन बोल सकते हैं। 200 मिलियन। 1900 ईस्वी में पूरा विश्व का जनसंख्या कितना था? 2 अरब, यानी कि 200 मिलियन, 2000 मिलियन था। जबकि 2000 ईस्वी में यह तेजी से बढ़कर कितना हो गया? 6 अरब हो गया। 1900 ईस्वी में 2 अरब था, यानी कि 2000 मिलियन, और ये 2000 ईस्वी में 6 अरब, यानी कि 6000 मिलियन हो गई। और सब फिर 2011 में 7.2 अरब पाई गई। और 2011 में कितना हो गया? 7.2 अरब। 1900 ईस्वी में कितना हुआ? 1900 ईस्वी में कितना था पूरा विश्व का जनसंख्या? तो 2 अरब, यानी कि 2000 मिलियन। फिर 2000 ईस्वी में कितना हो गया? 6 अरब, यानी कि 6000 मिलियंस। और फिर 2011 ईस्वी में कितना हो गया? 7.2 अरब पाई गई। ठीक यही प्रवृत्ति, ऐसा ही दशा भारत में अगर देखा जाता है, ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई है। हमारी जनसंख्या जो देश की आज़ादी के समय, यानी कि जो हमारा देश आज़ादी के समय था, उस समय जो कुल जनसंख्या था, वो जनसंख्या 350 मिलियन अर्थात कि 35 करोड़ थी। वह सन जो ये हमारा कब की बात किया जा रहा है? जब हम लोग स्वतंत्रता, यानी कि जब हम लोग आज़ादी के समय की बात कर रहा है, यानी कि 1947-48 की बात है। फिर उसके बाद वह 2000 ईस्वी में अगर बात करते हैं तो तीव्र जनसंख्या दर से 1 अरब, यानी कि 1 बिलियन हो गई। 1 अरब, यानी कि 100 बिलियन से ऊपर पहुंच गई, तथा 2011 ईस्वी में 1.2 बिलियन हो गई। इसका मतलब यह है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। क्वेश्चन में हमारा बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी क्या है? भारतीय है। इस सब का कारण है संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट। इन सब का यही कारण है कि मृत्यु दर में बहुत ही गिरावट आया है, तथा माता की मृत्यु दर, शिशु मृत्यु यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी के साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि होने का क्या कारण है? कि माता की मृत्यु दर और शिशु की मृत्यु दर में बहुत ही कमी आई है, और साथ साथ जो जनन करने योग्य जो जोड़ी हैं, उनकी जनसंख्या भी वृद्धि हुई है। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम के माध्यम से इन जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई है। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 2%, अर्थात प्रति 100-1000 में से 20 व्यक्ति प्रति वर्ष थी। यह 20 वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार की चेतावनी वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है। जैसे कि जिस तरह से हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो बहुत सारे चीज़ में हम लोगों को परेशानियां झेलना पड़ेगी, और उस जैसे कि अन्य, यानी कि भोजन के लिए हम लोग को झेलना पड़ सकता है, परेशानी को झेल सकते हैं। अन्य मतलब कि भोजन, आवास, यानी कि हम लोग
जहाँ रहते हैं और कपड़े के लिए भी लड़ाई हो सकती है। हमने भले ही इन मदों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है, इसीलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार के जनसंख्या वृद्धि दर को काबू में रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाया जाए। इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देना। अगर इस अभी से हम लोग को जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, यानी कि जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, तो इसकी किस तरह से हम लोग बच सकते हैं, तो सरकार पर भी एक प्रभाव पड़ रहा था। तो इस सरकार ने एक कुछ अलग ही नारे अपनाए। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार यानी कि जो छोटे परिवार होते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। देने के लिए गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए, यानी कि गर्भ निरोधक उपाय अपनाने से बच्चे को नहीं होगा ज़्यादा बच्चे। शायद संचार माध्यमों में विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार का प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं पर्चे भी देखे होंगे। आप सभी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। पोस्टर एवं पर्चे भी आप सभी दीवार पर साटे जाते हैं, जहां एक खुशहाल जोड़े के साथ साथ दो बच्चों का परिवार, जहां नारा लगाया जाता है हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू के नारे के साथ प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सारे जोड़ों ने, विशेष रूप से शहर के जो लोग होते हैं, शहरों के कामकाजी युवा दंपतियों ने हम दो हमारा एक का नारा अपनाया। विवाह की विधानिक आयु की स्त्री के लिए विवाह के लिए निश्चित अवधि रख दिया गया, यानी कि लड़की को 18 वर्ष होगा तभी शादी होगा और लड़का के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित किया गया। और इस समस्या से निपटने के लिए लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। आइए यहाँ पर कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधकों के बारे में चर्चा करते हैं। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। आदर्श गर्भ निरोधक उसे कहेंगे जो सबसे पहले आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए, और जिसका कोई अनुषंगिक प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो, अगर हो भी तो कम से कम होना चाहिए। आदर्श गर्भ निरोधक उसे बोलेंगे जो हमारे आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात है वो प्रभावी होना चाहिए, और तीसरा होगा कि अनुषंगिक प्रभावी, और अगर दुष्प्रभाव पड़ता भी हो तो कम से कम होना चाहिए। इसके साथ यह उपयोगकर्ता का कामेच्छा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक न हो। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध है, उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि कुछ रोधक होते हैं परंपरागत, जिसे प्राकृतिक भी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है रोधक, जिसे हम लोग बैरियर बोलते हैं। तीसरा होता है आयोडीन, जिसे हम लोग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस बोलते हैं। चौथा होता है मुंह से लेने योग्य गर्भ निरोधक, यानी जिसे हम लोग पिल्ली भी बोलते हैं। पांचवा होता है टीका के रूप में भी हो सकता है, और छठा होता है हमारे पास अंतरोपर तथा फिर कुछ हो सकता है शल्यक्रियात्मक विधियां। तो ये सारे विधियों के बारे में हम लोग विशेष रूप से चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप सभी को जैसा भी वीडियो लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपना राय जरूर बताइएगा, जिससे हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आज हम लोग जो हमारा बैरियर है, जो गर्भ निरोध को रोकने की जो क्षमता है, उसमें जो 6 विधि दिया हुआ है, उसमें से हम लोग आज प्राकृतिक विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे कोई इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पहुँचता रहेगा। अगर क्लास 12 का डेली की क्लास 11 बजे अपलोड किया जाता है, आप सभी अपने दोस्तों को ये जरूर बताइएगा। और क्लास 11 का शाम 5 बजे के डेली हम लोग अभी पुराने जगत के बारे में पढ़ रहे हैं, आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। तो चलिए आज हम लोग प्राकृतिक विधियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्राकृतिक विधियां, जिसे ये विधियां अंडाणु यानी कि ओवम एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्राकृतिक विधियां यानी कि अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोका जाता है। इनमें से एक उपाय है जिसे हम लोग आवधिक संयम कहते हैं, जिसमें एक दंपति महावीर चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं, यानी कि जब पीरियड के 10वें से 17वें दिन होती है उस दिन ये सारे मैथुन से बचते हैं। जिससे अंडोसर्जन की अवक्षति, उस समय की क्या कहा जाता है, उस समय अंडोसर्जन की ज़्यादा है चांस होता है निषेचन होने की। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर गर्भधारण के अवसर पर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच अवधि भी कहा जाता है। 10वें से 17वें दिन को क्या कहा जाता है, निषेच अवधि भी कहा जाता है। इस तरह से इस दौरान मैथुन सहवास न करने पर गर्भधारण से बचा जा सकता है। बाह्य स्खलन, फिर दूसरा हमारा है बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन, जिसे क्वाइटस इंटरप्शन एक अन्य विधि है। दूसरा हमारा जो बैरियर है वह है हमारा बाह्य स्खलन, जिसे हम लोग आंतरिक मैथुन भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्वाइटस इंटरप्शन कहते हैं। यह एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी समूह के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच सकता है। और तीसरा हमारे पास दिया हुआ है स्तनपान अनार्तव।
तीसरा हमारा है स्तनपान अनार्थो, जिसे हम लोग लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। इस विधि में इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु के भरपूर स्थान पर आने के दौरान अंडोत्सर्जन और आर्थो चक्र शुरू नहीं होता। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, यानी कि इस समय जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो उसमें जितना दिन तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को मां के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं, बच्चे को मां के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 माह की हो सकती है। गर्भधारण के अवसर पर लगभग शून्य होती है। यह विधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की अवधि तक ही कारगर मानी गई है। चूंकि उपयुक्त विधियों में किसी दवाई या साधन का उपयोग नहीं किया जा सकता, अतः इसके दुष्प्रभाव लगभग शून्य के बराबर है। हालांकि इसकी असफल रहने की दर काफी अधिक है। तो मिलते हैं और इसका जो रोध के बारे में अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप सभी का वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।